तो बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम धामी ने कहा कि बजट समावेशी विकास, वांछितों को वरीयता, वहीं बुनियादी ढांचे और निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा युक्त शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है और अमृतकाल के विजन को बताता है। साथ ही कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे। बजट के बारे में कि ये बजट नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसकी रूपरेखा, इसकी एक कवायद की गई है और अमृतकाल का विजन जो तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, एक मजबूत भारत का निर्माण करना है, इसकी एक मजबूत नींव रखने का काम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। साथ ही बच्चों के लिए भी देश भर में डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी बनाए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो शहरों और गांव दोनों ही जगह पर होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्व स्तरीय जो ज्ञान है उनको प्राप्त हो, विश्व स्तरीय जो शिक्षा है वो उनको प्राप्त हो और आधुनिक युग के पैमानों पर अब भारत ने हर क्षेत्र में ये तय किया है कि किसी भी क्षेत्र में भारत पिछड़ेगा नहीं, यानी कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। हर भारतवासी के मन में इस प्रकार का एक विचार, इस प्रकार का संकल्प भारत की सरकार ने इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी, लोगों को फ्री मिलता रहेगा राशन। 61 लाख लोगों को फ्री राशन मिलेगा। केंद्र बजट में मुफ्त राशन की घोषणा की गई। 1 साल तक योजना को बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। प्रदेश के 12 लाख परिवारों को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। अंत्योदय योजना के 1.84 लाख कार्ड धारक है। कोविड-19 के दौरान योजना शुरू की गई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 61 लाख लोगों को अब फ्री राशन दिया जाएगा। केंद्र बजट में मुफ्त राशन की घोषणा की गई है। 1 साल तक योजना को बढ़ाने की भी घोषणा कर दी गई। प्रदेश के 12 लाख परिवारों को अब राशन मिलेगा और लोगों को फ्री मिलता रहेगा राशन। 1 साल के लिए इसकी सीमा बढ़ा दी गई। 61 लाख लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा और 1 साल तक योजना को बढ़ाने की घोषणा की गई। प्रदेश के 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र बजट में मुफ्त राशन की घोषणा की गई है। 1 साल तक योजना को बढ़ाने की घोषणा की गई। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत भी की। बता दें कि जिला कारागार में बंद कैदी जहां अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रम से जुड़कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। इसके चलते कैदियों को भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ड्रग फ्री कार्यक्रम के तहत उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आम बजट में असहाय और बुजुर्ग कैदियों की जमानत के लिए बजट की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास है। ये जेल में भी चूंकि हमारे जो लोग बंद हैं तो सभी समाज के ही लोग हैं और जेलों में ये बड़ी समस्या है। जेल के लोगों को जब कोई जेल में बंद कैदी ड्रग्स एडिक्ट होते हैं तो उनके लिए व्यवस्थित उनको करना शुरुआती दिनों में काफ़ी कठिन होता है
और जो हमने देवभूमि ड्रग्स फ्री 2025 का संकल्प लिया है, उसमें सभी की भागीदारी होनी है। इसलिए सभी का हम आह्वान करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो और सब लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों के इस नशे से दूर रहने के लिए जो भी अभियान हो सकता है उस अभियान का हिस्सा बने। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आम बजट की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसके माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर के 7 लाख किया है, जो कि ऐतिहासिक है। उनका कहना है कि मोदी सरकार का यह बजट अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और आज जिन्होंने अपना बजट पेश किया लोकसभा के राज्यसभा में, हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं, उनको बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक बजट, एक संतुलित बजट, एक बहुमुखी बजट पेश किया है और सभी वर्गों को साधने वाला बजट उन्होंने जिस प्रकार से पेश किया है, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर आपको बताते कि प्रशासन संगठन की यात्रा व्यवस्था बैठक 7 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित होगी और यह उच्च स्तरीय बैठक गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय होगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय का कहना है कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी यात्रा सरल और सुगम होगी। सरकार पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल और हेमकुंड साहिब मई महीने में खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। आप भी जानते हैं कि जैसे जोशीमठ में आपदा की समस्या विकट होने लगी थी, तो प्रदेश सरकार के स्तर से तुरंत कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जो प्रभावित थे उनके अस्थायी उनके आवास के लिए, उनके विस्थापन के लिए प्रयास कर दिए गए थे। उनको राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया था। विभिन्न जो होटल थे, गेस्ट हाउसेज थे, विद्यालय थे, उनमें शिफ्ट कर दिया गया था और वहां पर उनकी बहुत अच्छे तरीके से उनके भोजन की, आवास की, उनके मेडिकल फैसिलिटी वहां पर उनको उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा क्योंकि जोशीमठ में आप जानते हैं कि ठंड का प्रकोप रहता है, तो उस लिहाज से ठंड से बचाव के लिए भी सारे उपाय किए गए। उनको हीटर, ब्लोअर, इलेक्ट्रिक केटल, अलाव की व्यवस्थाएं की गई। खबर चमोली से, जहां ब्लॉक सभागार में पूर्व सैनिक संगठन नारायण बगड़ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में थराली के विधायक भूपाल राम टमटा के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें कि समारोह में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने शिरकत की थी और वहीं समारोह का उद्घाटन विधायक भूपाल राम टमटा, विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख और यशपाल सिंह नेगी आदि अतिथियों क्या टीपी चला रहे हो? पाल सिंह ने
सरवान सिंह नेगी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए किया और शहीद हुए वीर सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत पूर्व सैनिक संगठन ने क्षेत्रीय विधायक को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसी दौरान संगठन ने अपनी 4 सूत्रीय मांग पत्र विधायक को सौंपा, जिसमें नारायण बगड़ में पूर्व सैनिक मिलन केंद्र, तहसील थराली में सैनिक विश्राम गृह, नारायण बगड़ में केंद्र विद्यालय की स्थापना और पिंडर घाटी में ECHS की शाखा खोलने का अनुरोध किया गया। इन चारों मांगों के सामने विधायक ने मिलन केंद्र के लिए तुरंत हामी भरते हुए कहा कि आप जमीन उपलब्ध करवाएं, इस पर 8 लाख रुपए अपनी निधि से अवमुक्त हम होंगे। और इसी के साथ ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने भी इसी मिलन केंद्र के लिए अपनी निधि से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। सैनिकों को इकट्ठा करके और अदर रैंक्स और विधायक जी को बुला रखा था। हमने अपनी मांगें रखी हैं। मांगों में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की मांग थी जो स्वीकृति पर है हमारी, और एक मिलन पॉइंट हमने रखा हुआ आर्मी वालों का कि जो मिलन के अंदर हमको मिलना चाहिए। बाकी ECHS की प्रॉब्लमें थी। बैंक संबंधी जो लेखा जोखा एक्सप्रेस में अभी हाल में गया हुआ है, हमने बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर नारायण सुरेश नेगी जी को यहाँ पे निमंत्रित किया हुआ है। जो यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने एक सम्मान का कार्यक्रम का रखा था, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर भूत सैनिक संगठन के माध्यम से लोग आज यहाँ पर बहुत सारी संख्या में इकट्ठा हुए थे, इन लोगों ने माँ भारती की सेवा तो की ही है, आज समाज की सेवा की है, समाज की दृष्टि इन पर है। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों का आज भी अनुशासन के दायरे में रह करके जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए थे। हरिद्वार में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी को भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई ठिकाने बदल चुका है। बता दें कि पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में SP देहात स्वपन किशोर सिंह ने घटना का खुलासा कर जानकारी देते हुए बताया कि 5 साल पहले पंजाब के रहने वाले अशरफ उर्फ रोशनदीप के खिलाफ नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी हाथ नहीं आ सका। कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए उसके कुर्की के आदेश दे दिए हैं। कुर्की की कार्रवाई कर ली गई थी, लेकिन आरोपी तब से फरार चल रहा था। इस संबंध में IG रेंज ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। बताया कि आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यक्ति के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिस संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास जारी थे। न्यायालय की ओर से भी इस संबंध में वारंट जारी किए गए थे। बाद में उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी 2021 में, और इसी क्रम में लगातार प्रयासों के क्रम में एक सफलता इंस्पेक्टर राजीव राथान निवास कोतवाली भगवानपुर के सफलता हासिल हुई और उक्त अभियुक्त अशरफ उर्फ रोशनदीप को संगरूर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उल्लेखनीय बात यह है कि वर्तमान में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में ये हरिद्वार पुलिस की सेंचुरी पूरी हुई है। ये 100वां अभियुक्त इनामी गिरफ्तार किया गया है और ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो रुड़की के ब्लॉक नारसन में महाराणा प्रताप स्पोर्ट एकेडमी में सांसद खेल महोत्सव समारोह 2023 के अंतर्गत खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रतियोगिता में 100 मीटर और 200 मीटर के बालक एवं बालिकाओं की दौड़ और कबड्डी खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे खिलाड़ी निकले और देश का नाम रोशन करें। जितने भी
प्रतिभावान खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे निखर कर सामने आते हैं और वो जनपद पर, राज्य स्तर पर हमारा नाम रोशन करते हैं। भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति हमारे पास है। जब युवा शक्ति आगे बढ़कर खेल के क्षेत्र में आगे आएगी तो हमारे देश व प्रदेश का मान बढ़ेगा। प्रतियोगिता आयोजन हो रही है। यहाँ पर 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ बालक बालिकाओं की हो चुकी है। कबड्डी इन्हीं दोनों वर्गों की चल रही है, बालिकाओं की भी और बालकों की भी। और हमारे खेल महोत्सव के अंतर्गत हमारी भारतीय गवर्नमेंट का, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ध्येय ये है, ये गांव देहात से अच्छे खिलाड़ी निकलें और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हमारे माननीय सांसद जी की बहुत अच्छी पहल है। ये ब्लॉक स्तर पर जो खेल प्रतियोगिता आयोजन हो रही है माननीय सांसद खेल महोत्सव के नाम से, यहां से ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं शुरुआत हो रही है, ये निखर कर जिले पे जाएंगे, प्रदेश पे जाएंगे, देश पे जाएंगे, विदेश में खेलेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। नींव है। खबर हरिद्वार से है, जहां बैरागी कैंप में 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बैरागी अखाड़ों में किए गए अतिक्रमण कर बुलडोजर चलाया गया। इसको लेकर बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। वहीं बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने बैठक कर सिंचाई विभाग की इस कार्रवाई की निंदा की। संतों का कहना है कि बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। के साथ अन्याय हो रहा है, बैरागी के साथ अन्याय हो रहा है। दिखाया जा रहा है कि बैरागी ने कब्जा किया है। वास्तविकता तो यह क्या है कि यह बैरागियों की जमीन है, बैरागी कैंप है, बैरागियों की छावनी हमेशा कुंभ में पड़ती आ रही है। धीरे धीरे इंक्रोचमेंट होता जा रहा था, तो इसलिए बैरागियों ने अस्थायी रूप से छोटा मोटा काम करके उन्होंने कहा कि बैरागी कैंप में ज्यादा अतिक्रमण नहीं हो, उसे रोकने के लिए एक चौकसी रहेगी। उनकी द्वारा एक पीआई डाली गई थी हाई कोर्ट में कि बैरागी कैंप में कुछ अतिक्रमणकारी रहते हैं, जिसकी सिंचाई विभाग ने एक सूची बनाई थी 658 परिवारों की। उस 658 परिवारों के लिए मैं जो खुद हाई कोर्ट गया और मैं उसके ऊपर स्टे लेकर आया था। जो कि 658 परिवार हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट का ये निर्णय था कि जो स्थिति है फिलहाल उस स्थिति को यथास्थिति बनाए रखना। आया था आपका 22 सितंबर 2022 को। उसमें अखाड़े भी आ रहे हैं, इसमें 4 अखाड़े आ रहे हैं। उसमें सिंचाई विभाग की रिपोर्ट लगी हुई है, तहसीलदार की रिपोर्ट है, उसमें एसडीएम की रिपोर्ट है, उसमें यूपी सिंचाई विभाग भी, उत्तराखंड सिंचाई दोनों विभागों की रिपोर्ट है उसमें। कि 2024 तक स्टे ले रखा, स्टे होने के बाद ऐसा कार्य करना असंगति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पहले तो ये अवगत हो पूर्ण रूप से कि ये सिंचाई विभाग उत्तराखंड की जमीन है या उत्तर प्रदेश की है। जिसकी जमीन है फिर उससे वार्ता की जाएगी। जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्यवाही की वो मेरी दृष्टि में अनुचित है। और जो स्थायी निर्माण है वो कभी देखे ही नहीं जा रहे हैं। स्थायी निर्माणों पर कभी अतिक्रमण हटाने की बात ही नहीं आती है। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को लेकर अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अल्मोड़ा के अस्पतालों में आ रही अनेक शिकायतों का निवारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अस्पतालों में दवाइयों के साथ अनेक समस्याओं की शिकायतें आई, जिसमें अधिकारियों को त्वरित निवारण करने के निर्देश दिए गए। तीनों हॉस्पिटल्स के जो चिकित्सा प्रबंधन समितियां हैं उनकी बैठक रखी गई है और इसमें इनके जो एजेंडा थे, कुछ दवाइयां प्रोक्योर होनी है, कुछ मशीनों की रिपेयर इत्यादि होनी है, उसके मामले सॉर्ट आउट हुए हैं। साथ ही जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर हॉस्पिटल्स के संबंध में आती हैं, उनके विषय में भी वार्ता करके संबंधित अधिकारियों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। देहरादून से अगली जानकारी। प्रदेश में मौसम साफ हो चुका है, ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी के बाद पहाड़ी जनपदों में ठंड बढ़ी थी। मैदानी इलाकों में धूप के साथ गर्मी की शुरुआत हो रही है। बर्फबारी देखने आ रहे सैलानी बड़ी जानकारी आपको बताते
बर्फबारी के बाद पहाड़ी जनपदों में ठंड देखी गई। मैदानी इलाकों में अब धूप के साथ गर्मी भी दस्तक देने लगी है। बर्फबारी देखने सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन गर्मी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में मौसम साफ हो रहा है, ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ी जनपदों में ठंड महसूस किया गया। मैदानी इलाकों में धूप के साथ गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद पहाड़ी जनपदों में ठंड का प्रकोप। मैदानी इलाकों में धूप के साथ गर्मी देखी गई। बर्फबारी देखने फिलहाल अभी भी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। तो कृषि भूमि को किस तरह से अवैध प्लॉटिंग कर कंक्रीट के जंगल में बदला जा रहा है, इसकी पानकी विकासनगर के ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा सकता है। यहां तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिना स्वीकृति के, बिना लैंड यूज चेंज कराए कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। एमडीडीए ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कई प्लॉटिंग क्षेत्र ऐसे हैं जिनका जांच की जाना बाकी है। जमीनों के दाम आसमान छूने के साथ ही अवैध प्लॉटिंग का काम तेजी से फल फूल रहा है। वहीं जब इस बाबत एसडीएम विकासनगर से बात की गई तो उनका कहना था कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और एमडीडीए को भी इस बाबत बता दिया गया है। अभी जो सूचना प्राप्ति हुई है उसको एमडीडीए के माध्यम से चेक करवाया जाएगा और जहाँ पे कोई अगर कमी पाई जाएगी तो कार्रवाई इसलिए की जाएगी। अभी जो सूचना प्राप्ति हुई है उसको एमडीडीए के माध्यम से चेक करवाया जाएगा और जहाँ पे कोई अगर कमी पाई जाएगी तो कार्रवाई इसलिए की जाएगी। तो हरिद्वार जिले में बीते कुछ समय से पुलिस ने आरोपियों और माफियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले भर में अभियान चलाकर माफियों के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। हरिद्वार पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जेल में बंद इन अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई में लग गई और जेल से बाहर आकर ये अपराधी दोबारा से अपना साम्राज्य न खड़ा कर सके। हरिद्वार पुलिस ने 9 अपराधियों की संपत्ति और वाहन सहित अन्य प्रॉपर्टी की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के मुताबिक नशा तस्कर आरोपी राजा उर्फ इरफान की दादूपुर, गोविंदपुर, रानीपुर की प्लॉट, कार सहित 20 लाख की संपत्ति जब्त होगी। देखिए, प्राय देखा जाता है कि जो अभ्यस्त अपराधी होते हैं या जिन पे गैंगस्टर लगती है वो कहीं ना कहीं इस अपने अपराधों से जो लंबे समय से अपराध कर रहे हैं तो उससे अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। इसी को देखते हुए अभियान के तहत जो है जिले भर में जो हमारे गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त थे उनकी संपत्तियों की जांच की गई कि कितनी, और उसमें पाया गया कि 9 ऐसे अभियुक्त थे जिनके द्वारा लंबे समय से अवैध संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम या बेनामी नामों से ली जा रही थी। साथ ही साथ ऐसे वाहनों को भी प्रयोग किया जा रहा था जो अवैध संपत्ति से अर्जित है। ऐसे 9 लोग को चिन्हित करके जो हमारे गैंगस्टर एक्ट में थे उस पर 9 करोड़ 60 लाख रुपए की अवैध संपत्ति की जो और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।